नमस्कार। अभी छुट्टियां चल रही हैं। मैं बीच में एक दिन कोर्ट गया था तो वहां मेरे एक दोस्त ने पूछा और बोला कि यार तुम यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्कशन करते रहते हो। एक बात बताओ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड ऐसे क्या चेंज आए हैं जो चीजों को सहूलियत प्रदान करती हैं। एक बात तो है दोस्तों कि दुनिया बदल गई है और डिजिटल वर्ल्ड बड़ा बदलाव आया है। और बीए से अब ये देखना है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इन चुनौतियों से निपटने में किस हद तक सक्षम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जमाना व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, इन सब चीजों का है। तो जब भी ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस किए जाते हैं तो क्या कोर्ट इनको सबूत के तौर पे स्वीकार कर लेती है, और करती है तो क्या क्या चीजें कोर्ट देखती हैं आज के डिस्कशन में। और एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सेक्शन 65 बी, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका उसकी जरूरत खत्म हो गई है। साथ में एक चीज और देखेंगे कि अदालत डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो सबूतों में फेरबदल हो सकता है, टेम्परिंग हो सकता है, उसको कैसे निपटेगी। और नमस्कार, मैं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं लीगल आउटलुक। आज हम समझेंगे कि क्या क्या इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में। पहले सबसे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आखिर है क्या। तो उसको मोटे मोटे तौर पे समझें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा है जो स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसमिट किया जा सकता है किसी डिवाइस के जरिए, चाहे वो फोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ईमेल हो, चैट हो, या इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा जिसको ट्रांसमिट किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ये डिफिनेशन बड़ा इंक्लूसिव बनाया गया है इसमें। उसके पीछे जो मुझे लगता है कि एक बात और भी है कि जिस तेजी से डिजिटल वर्ल्ड चेंज हो रहा है और नई नई चीजें आ रही हैं, तो ये एक्ट में भी एंटिसिपेट करना मुश्किल है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, आजकल व्हाट्सएप मैसेज है, ईमेल कम्युनिकेशन, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, यूपीआई, जितना भी नाम लो कम है और जुड़ता ही चला जाएगा। अब देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट से भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक का सफर कैसा है और क्या क्या चीजें इसमें ऐड हुई हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया था। हाँ, 2000 में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया तो उसमें बहुत सी चीजें डिफाइन करी गई, लेकिन मेन जो चेंजेज आया वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एस्पेक्ट्स को डील किया गया, और जो गाइडलाइन के तौर पे भारतीय इंडियन कोर्ट्स में उसको फॉलो किया गया और यूज किया गया। इसमें अगर हम शुरू करें तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई नवजोत सिद्धू का, जिसमें कहा गया कि सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन वही 2014 में जब बशीर वर्सेस अनवर वर्सेस बशीर की जजमेंट आई तो उसमें कहा गया कि सेक्शन 65 बी एविडेंस एक्ट के सर्टिफिकेट की मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसकी जरूरत है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आउटपुट को एडमिसिबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे। में एक जजमेंट आई जिसमें अर्जुन पंडित राव खोटकर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केवल सर्टिफिकेट ही काफी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितना ऑथेंटिक है और कितना रिलायबल है, तभी उसकी एडमिसिबिलिटी पर डिसाइड कीजिए। मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के एडमिसिबल होने के लिए उसका ऑथेंटिक और रिलायबल होना बहुत जरूरी है, और इस एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो अब देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2023 में आया, उसके महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या थे। तो मेरी समझ से जो सबसे पहला चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा वो सेक्शन 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, जो कहता है कोर्ट केवल इस कारण से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को के रिकॉर्ड को रिजेक्ट नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। मीन्स कि जो पहले डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक्सेप्टेबल होता था और जो एक्सेप्टेबिलिटी वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जो रिकॉर्ड है उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ही कर दी, जो सबसे पहला चेंज है। हाँ, उसने ये कहा कि इसको एडमिसिबल होने के लिए जो भी सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शर्तें दी गई हैं वो शर्तों को पालन करना जरूरी है।
अब ये देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहला जो है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिस कंप्यूटर से निकला हुआ है वो कंप्यूटर रेगुलर यूज में होना चाहिए। जहां भी कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या डाटा सामान्य वर्किंग प्रोसीडिंग में, कार्य प्रणाली में डाला गया है या नहीं। तीसरा जो कोर्ट इंश्योर करेगी और जो शर्त है कि डाटा जिस सिस्टम से निकाला गया है वो सिस्टम सही ढंग से कार्य कर रहा था या नहीं। रिकॉर्ड ओरिजिनल डाटा जो कंप्यूटर में है और उसको जो रिप्रोड्यूस किया गया प्रिंट के रूप में वो सेम है या नहीं, मतलब उसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है। तो ये चार शर्तों को मानने के बाद को देखने के बाद कोर्ट जो भी रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल मानती है। अब जो एक सवाल मैंने कहा था और जो बार बार पूछा जाता है कि क्या सेक्शन 65B सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी था उसको देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी सर्टिफिकेट की जरूरत है और वो सर्टिफिकेट सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत है। उसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। हाँ, उसको बेटर कर दिया गया है, ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है। इसमें एक एस्पेक्ट जो मैसेज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी कोई रिकॉर्ड कोर्ट में आता है तो कौन दे सकता है उस सर्टिफिकेट को। तो इसमें कोर्ट इस अधिनियम में ये कहा गया कि सबसे पहला तो कंप्यूटर ऑनर देगा या कम्युनिकेशन डिवाइस ऑनर देगा या नहीं तो एक्सपर्ट देगा। मतलब कि एक्सपर्ट के रोल को काफ़ी सुनिश्चित कर दिया गया इस पूरी प्रक्रिया में। इवन की जो सर्टिफिकेट का एक शेड्यूल में एक फॉर्मेट दे दिया गया कि इस फॉर्मेट में ही जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस अधिनियम में है वो है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, जो कि पहले बहुत ही इस पर विवाद हुआ करता था कि प्राइमरी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर क्या प्राइमरी हो क्या सेकेंडरी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ही कोर्ट में लेके जाया जाता है, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप चैट से रिलेटेड कोई बात है और आप मोबाइल को ही कोर्ट में ले गए, तो वो प्राइमरी एविडेंस हो गया। लेकिन उसके प्रिंट को निकाल के या उसको सीडी में ट्रांसफर करके, पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके किसी और जरिए से लेके गए, तो वो कंप्यूटर आउटपुट के रूप में जो भी होगा वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में होगा और उसके लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 63 की इस अधिनियम के, उसको फुलफिल करना होगा। हाँ, जो मैंने कहा कि इस अधिनियम में एक्सपर्ट के एविडेंस को काफ़ी वैल्यू दे दिया गया और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी हैं जो बगैर एक्सपर्ट के समझा भी नहीं जा सकता, उसकी ऑथेंटिसिटी को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि मेटा डाटा है, हैश वैल्यूज है, सिस्टम लॉक्स, डिजिटल सिग्नेचर, फोरेंसिक एनालिसिस, चेन ऑफ कस्टडी, ये जो तकनीकी पहलू हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, इसके लिए डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट के इम्पोर्टेंस को समझा गया और उसको रिकॉग्नाइज किया गया इस अधिनियम में। अब एक चुनौती की जो बात हो रही है, जिसे मैंने कहा अभी डीप फेक, डाटा मैनिपुलेशन, मेटा डाटा अल्टरेशन, जो ये सब चीज़ें हैं, ये एक चुनौती है कोर्ट के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट के सहयोग से ही कोर्ट इन चुनौतियों को सामना कर सकती है। इवन कि कोर्ट को भी जो जजेज हैं उनको स्पेशली ट्रेन करना होगा इन एस्पेक्ट्स को लेकर, जिससे कि वो बेटर अप्रिशिएट कर सकें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस के तौर पे कोर्ट की प्रोसीडिंग। इवन की जो इंटरनेशनल अप्रोच है कोर्ट इस चीज़ों को लेकर, चाहे वो अमेरिका हो या यूनाइटेड किंगडम है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबिलिटी की बात आती है तो वो चार चीज़ों को देखते हैं। पहला ऑथेंटिसिटी, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा प्रॉपर कलेक्शन, चौथा चेन ऑफ कस्टडी, जो डाटा का चेन ऑफ कस्टडी। अब इंडिया में भी इसी डायरेक्शन में काम हो रहा है और जो इस डायरेक्शन को, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगर आज के डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो जो पहली बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हमारी जुडिशियल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, अभिन्न अंग बन गया है। दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की वैल्यू को बहुत क्लियर किया है, उसकी दायरे को साफ किया है और उसको मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया है, जिससे कि उसकी एडमिसिबिलिटी को लेकर
एक जनरल अवेयरनेस हो सके और एक्सेप्टेबिलिटी हो सके, और कोर्ट को भी और जो भी जिस कानूनी प्रक्रिया से जुड़े लोगों हैं उनके बीच में कंप्लीट क्लियर अंडरस्टैंडिंग